हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसने 1 महीने से भी ज़्यादा समय से हमारे देश को जला रखा है। 1980s की पंजाब हिंसा और 1990s की कश्मीर हिंसा के बाद शायद ही हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर एथनिक क्लैशेस या जातीय हिंसा हुई होगी। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर में चल रही हिंसा के बारे में। क्या है इस हिंसा के पीछे के कारण और क्या होगा इसका अंजाम, आइए जानते हैं। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य, 7 सिस्टर्स के नाम से पहचाने जाने वाले देश के पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों में से एक। इसके पूर्व में म्यांमार देश है, तो पश्चिम में असम राज्य, उत्तर में नागालैंड राज्य है, तो दक्षिण में म्यांमार और मिजोरम। मणिपुर में पुराने ज़माने से खेला जाने वाला शगोल कांगजेई खेल ही बाद में पोलो बना, जो आज दुनिया भर के कई देशों में खेला जाता है। भारत के फेमस क्लासिकल डांसेस में से एक मणिपुरी का जन्म स्थान भी मणिपुर ही है। ऐसा ये सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संपन्न राज्य भारत की आज़ादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट था या एक रियासत थी। साल 1824 में मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस समझौता किया, जिसके मुताबिक मणिपुर के सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को मणिपुर साम्राज्य के रेवेन्यू का कुछ हिस्सा दिया जाने लगा। 1891 में कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इसे एक प्रिंसली स्टेट बनाकर छोड़ दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने मणिपुर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जापानी सेना यहाँ से भारत के अंदर घुसना चाहती थी। इस प्रयास में उसने मणिपुर की राजधानी इम्फाल पर तोप गोले भी दागे, लेकिन जापानी सफल नहीं हो पाए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक मणिपुर ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर एक प्रिंसली स्टेट था। 1947 के द मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत इसमें लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, लेकिन हेड ऑफ स्टेट तो इसके महाराजा ही थे। अक्टूबर 1949 को महाराजा बोधचंद्र ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके मणिपुर को भारत में शामिल कर दिया। 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, लेकिन मणिपुरी लोगों की मांग को देखते हुए 1972 में इसे पूर्ण प्रादेशिक राज्य का दर्जा दिया गया। अगर मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसकी राजधानी इम्फाल एक वैली में यानी कि घाटी में स्थित है, जबकि राज्य का बाकी हिस्सा पहाड़ी है। इम्फाल वैली मणिपुर के ज्योग्राफिकल एरिया का 10% हिस्सा ऑक्यूपाई करती है, जबकि बाकी पहाड़ी प्रदेश उसका 90%। लेकिन राज्य की लगभग 53% पॉपुलेशन इम्फाल वैली में रहती है, जबकि बची हुई 47% पॉपुलेशन पहाड़ियों पर। इनमें से ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं, जिन्हें हिल ट्राइब्स कहा जाता है। इनमें से ज़्यादातर लोग कुकी, नागा, जो इन आदिवासी समुदायों के हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान इन आदिवासी समुदाय के ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। इम्फाल वैली में ज़्यादातर लोग
मैती समुदाय के हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मैती मणिपुर की एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। प्लेन एरिया में रहने की वजह से उसने खेती और अन्य व्यवसायों में अच्छी तरक्की की है, जबकि हिल ट्राइब्स राज्य में पिछड़े हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। इन हिल ट्राइब्स का विकास करने के लिए और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला गया है। मणिपुर विधानसभा की 60 में से 19 सीटें भी इन्हीं एसटी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। पिछले 1.5 महीने से चल रही हिंसा का मुख्य कारण मैती और आदिवासी समुदायों, खासकर कुकी के बीच का विवाद और संघर्ष है। अगर मणिपुर की विद्यमान विधानसभा की बात करें तो एसटी समुदाय के लिए आरक्षित रखी सीटों को छोड़कर बची हुई 41 सीटों में से 39 सीटें मैती समुदाय के लोगों ने जीती है। इस तरह राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में मैती समुदाय का वर्चस्व है। इसके बावजूद मैती समुदाय ने खुद को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग उठा रखी है। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वो मैती समुदाय को एसटी दर्जा देने के बारे में विचार करें। इससे आदिवासी समुदायों में काफ़ी चिंता और निराशा फैल गई। उन्हें लगा कि अगर मैती को एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया तो उन्हें मिलने वाले आरक्षण का बंटवारा हो जाएगा। राज्य की विधानसभा और सरकारी नौकरियों में एसटी के लिए आरक्षित जगहों पर भी मैती ही कब्जा करेंगे। इसी के विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, इस विद्यार्थी संगठन ने राज्य के सभी हिल डिस्ट्रिक्ट्स में मोर्चा निकाला। यह मोर्चा लगभग खत्म ही हुआ था कि तभी किसी ने खबर फैलाई कि चूरा चांदपुर के एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल को किसी ने आग लगा दी है। इससे कुकी लोगों में आक्रोश और गुस्सा भर गया और उन्होंने मैती लोगों की बस्तियों और घरों पर धावा बोलकर उन्हें जलाना शुरू किया। बाद में पता चला कि वॉर मेमोरियल को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मणिपुर में मैतेई और कुकी, इन 2 समुदाय के बीच दंगे शुरू हो गए थे। देखा कितना आसान है हमारे देश में दंगे शुरू करना। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी मैती और कुकी के बीच संघर्ष की। राज्य के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अनुसार सिर्फ आदिवासी समुदायों के सदस्य ही हिल डिस्ट्रिक्ट्स में सेटल हो सकते हैं। यदि किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स में स्थायी होना हो तो उन्हें वहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि आदिवासी समुदायों के लोग बिना किसी रुकावट के इम्फाल वैली में सेटल हो सकते हैं। इस बात से मैती लोगों में एक नाराज़गी हमेशा से देखी गई है। बीते कुछ समय से मणिपुर सरकार ने वहां के पहाड़ियों और जंगलों में रह रहे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स या अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मणिपुर सरकार का कहना है कि ये इमिग्रेंट्स पड़ोस के म्यांमार से आए हुए लोग हैं, जबकि आदिवासियों का कहना है कि सरकार इल्लीगल इमिग्रेंट्स का बहाना बनाकर आदिवासियों को उनके घरों से निकाल रही है। हिल एरिया से आदिवासियों को निकालना और मैती को एसटी का दर्जा देना, इसमें आदिवासियों को मैती और राज्य सरकार की मिलीजुली साजिश दिखने लगी, जिसमें आदिवासियों को इन पहाड़ी इलाकों से निकालकर मैतीस को वहां सेटल करने की कोशिश देखी जाने लगी। इससे भी राज्य में तनाव की स्थिति थी। तीसरी वजह यह थी
कि इस साल के मार्च महीने में मणिपुर की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3 कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ किए गए शांति समझौते से विड्रॉ कर लिया। कुकी लोगों को लगा कि अब सरकार उनके समुदाय के लड़ाकों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। इन लड़ाकों ने कुकी लोगों को विश्वास दिलाया था कि वे उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं। इसी के बीच 11 अप्रैल को मणिपुर सरकार ने इम्फाल के एक आदिवासी कॉलोनी में स्थित 3 चर्चेस को सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाने के आरोप पर तोड़ डाला। जाहिर है, सरकार के ऐसे फैसलों और हरकतों से आदिवासी समुदाय, खासकर कुकी, नाराज थे। तीन मई को जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई तो उसके तुरंत बाद इंडियन आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ और बीएसएफ को हिंसाग्रस्त भागों में स्थिति को काबू में करने के लिए तैनात किया गया। 6 मई तक स्थिति लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में आ भी गई थी, लेकिन फिर हिंसा की नई लहर आई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस हिंसा में लगभग 100 लोगों की मौत हुई है और 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। लेकिन हिंसा रुक नहीं रही है। अब इस इशू में कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स और अन्य सशस्त्र गुट भी शामिल हो गए हैं। ऑटोमेटिक वेपन्स और स्नाइपर जैसे हथियारों से विरोधी समुदाय के लोगों, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, और हमारी सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें से कई हथियार तो पुलिस स्टेशंस और आर्मरीज से लूटे गए हैं बिना किसी विरोध के। द इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों के अनुसार इस तरह लगभग 4,000 सरकारी हथियार लूटे गए हैं। कुछ इस तरह का है हमारा पुलिस प्रशासन और उसकी दशा। चिंता की बात यह है कि अब इन हथियारों और गोला बारूदों से ना जाने कितने मासूमों की जानें जाएगी, या क्या एक सिविल वॉर, गृह युद्ध अब देश में शुरू होगा। हाल ही में मणिपुर विधानसभा के कुछ एमएलएस, जिसमें बीजेपी के एमएलएस भी शामिल हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कई एमएलएस और नागरिकों का मानना है कि इस संघर्ष के बाद मैतेई और कुकी कभी एक साथ नहीं रह सकते। गौरतलब है कि इन सब के बावजूद खुद को मजबूत और निर्णायक बताने वाली केंद्र सरकार ने ना ही राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया और ना ही राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया। जब पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, तब केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने राज्य की अपनी ही कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करके वहां प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया था। लेकिन आज सरकार को सत्ता के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा भी छोटी लगने लगी है। डर इस बात का है कि मणिपुर में लगी आग पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में ना फैले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चाइना जैसे हमारे पड़ोसी देश इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत विरोधी कार्रवाइयां करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थम्स अप बटन प्रेस करके इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हम दोबारा मिल सकें। जय हिंद।